हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं। कंटिन्यूसली हम लोग देख भी रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के प्रीवियस पेपर, और हम लोग आज देखना है 2017 का जनवरी में जो हुआ था थर्ड पेपर। तो चलते हैं विदाउट कोई एनी फर्दर डिस्कशन। आप तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस ओके देखा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको और डिटेल स्टडी किया जाएगा। तो थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, ओके, ताकि थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता रहे कि आप देख रहे हैं। कुछ गलती जैसे एक दो लोग देखे गलत जो पूछे क्वेश्चन, तो ऐसा आप लोग पूछते रहे ताकि पता चले कि आप लोग सिंसियरली होकर देख रहे हैं, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जनवरी 2017 का थर्ड पेपर है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट इसको दो पार्ट्स में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तक देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, देखिए, पुट द फॉलोइंग स्टेप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब यूज करते हैं तो कौन सी प्रोसेस है? स्कैनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, निर्माण करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसाइडिंग अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड करते हैं कि मिशन क्या है। सेटिंग कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर क्या है? यहाँ पे एक ये फर्स्ट पर लागू होगा क्या? डिसाइडिंग अबाउट द मिशन। पहले आप मिशन डिसाइड करेंगे। आफ्टर द स्कैन बिजनेस इन्वायरमेंट, ओके, मिशन क्या हमारा किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, राइट। आफ्टर दैट सेटिंग कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे थर्ड पे। ओके, ये सेकेंड पे हो जाएगा, राइट। बी इज फोर्थ एंड सी इज फिफ्थ। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि पहले आप मिशन डिसाइड करेंगे, आफ्टर इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे, उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, आफ्टर फॉर्मेट स्ट्रेटजी करेंगे, और लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं लास्ट में ही आएगा, राइट। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज, क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये तो इजी था, आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज लिमिटेड। देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से पूछा जा रहा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ये है कि जो मेंबर होते हैं बर्थ से होते हैं, बाय बर्थ जन्म लेंगे मेंबर हो जाएंगे। जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड होती है, ओके, अनलिमिटेड। और जो उसके घर के पार्टनर होते हैं वो अपने प्रॉफिट तक, या कह सकते हैं कि जितना उनका इंटरेस्ट उस कंपनी में है वहां तक लिमिटेड होते हैं, राइट। और डेथ के बाद, कर्ता के बाद ऐसा नहीं है कि एचईओ समाप्त हो जाता है, अगर जब तक घोषणा नहीं किया जाएगा कि समाप्त हो जाए, राइट। तो चलता रहता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं, तो इसमें कई गलतियां हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है वर्किंग इन हार्मनी विद द कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस एंड नॉट चीटिंग आवर कस्टमर्स एंड वर्कर्स। वी माइट नॉट गेन एनीथिंग इन द शॉर्ट रन बट इन द लॉन्ग टर्म इन मीन्स ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। यहाँ पर बताया जा रहा है यदि इन्वायरमेंट कम्युनिटी के साथ अच्छा संबंध रखा जाए तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। ये सही है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, कैपिटलिस्ट क्लास ओन्स वेल्थ एंड कैपिटल एज ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। हमेशा ध्यान रखिए, ट्रस्टी जहां शब्द आ जाए ये महात्मा गांधी का ही है। ट्रस्टी मीन्स क्या है कि आप एक तरह से समझिए कि गवर्नमेंट कोई भी वर्क कर रही है, या कोई भी पब्लिक, मान लीजिए कि कोई अडानी ही है एग्जाम्पल के लिए। अडानी के पास जो पैसा लगा है, ऐसा तो नहीं कि अडानी के कोई 1 रुपया अपना है, सब कुछ शेयर से लगा हुआ है, सब कुछ दूसरा कोई काम कर रहा है। तो इनको एज ए ट्रस्टी काम करना चाहिए, ओके। ट्रस्टी कि जो भी शेयर होल्डर पैसा दिए हैं, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी पब्लिक है, उसके अनुसार एज ए ट्रस्टी न्यास की तरह काम करें।
कि हमको आज है कल नहीं रहेंगे। और जानते हैं कोई भी कंपनी है, जैसे टाटा, रतन टाटा जी थे, बहुत अच्छा वर्क किए लेकिन एक्सपायर हो गए, सबको एक दिन जाना है। तो एज ए ट्रस्टी रहिए न्यास की तरह कि हम ट्रस्टी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो कल दूसरा कोई रहेगा, तो सब कुछ को ध्यान में रख के किया जाएगा, राइट। तो इसलिए ये दोनों सही हैं, राइट, लेकिन उसके व्याख्या नहीं है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इंटिटी। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इंटिटी मीन्स कि मालिक और जो पूंजी है उसको अलग अलग माना जाता है, इसीलिए मालिक की पूंजी को कैपिटल साइड में, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। पहली प्रिंसिपल ऑन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स कि रूढ़िवादिता के आधार पे, कि रूढ़िवादिता में क्या देखा जाएगा। ओके। प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, कि मनी मेजरमेंट जरूरी है, कोई भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसका मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, मुद्रा में होना आवश्यक है। अब जानते हैं अगर कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, यदि आप उसको मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या आप कर पाएंगे अकाउंटिंग? नहीं कर पाएंगे। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या है? ऐतिहासिक। देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। तो यह क्या है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये आप मशीनरी के प्लांट की कॉस्ट के डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हिस्टोरिकल का आधार कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी एंड हॉनेस्टी एम्प्लॉय आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करना है, क्या कि व्यक्ति नियमितता रहा है और ईमानदार है, क्या इसका आप अकाउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या है, मेजरमेंट है, राइट, क्योंकि आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, किसी की पंक्चुअलिटी को, नियमितता को और किसी की ईमानदारी को आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये अकाउंटिंग का है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर इज शोन इन लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में बताया कि सेपरेट है। वैल्यू इन्वेंटरी एज कॉस्ट मार्केट प्राइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कि यहाँ पर देखा जाता है कि जो इन्वेंट्री हमारी लास्ट में बचा हुआ है वो परचेजिंग प्राइस क्या है और लास्ट में उसकी मार्केट प्राइस क्या है, जो दोनों में कम होता है उसी पर हम लोग दिखाते हैं, राइट। तो ये है। नेक्स्ट आप मैच करा लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, when all the forfeited share are not reissue, the forfeited share account will also show as credit balance equal to gain on forfeited share not yet issued। जब तक इशूड नहीं किया गया है उसको फॉरफीचर अकाउंट में दिखाना पड़ता है बैलेंस के रूप में, राइट। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन इशू री इशू ऑफ शेयर कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑफ द फॉरफीचर ऑफ दिस शेयर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आप फॉरफीचर किए हैं तो लॉस से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं कोई भी। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये आपने फॉरफीचर किया है, हर बार तो 10 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ बताया जा रही है लॉस ले सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल वेयर प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं है उसको डेबिट करते हैं। आप जानते ही हैं कि जो प्रीमियम, जैसे मान लीजिए कि आप शेयर 2 जब लेना होता है तो प्रीमियम करते हैं, लेकिन जब फॉरफीच कर रहे होंगे तो इसको प्रीमियम डेबिट में करना पड़ता है, राइट। When forfeiture share are reissued premium, the premium amount is credited to capital reserve account। तो क्या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाता, प्रीमियम अकाउंट में किया जाता है, राइट। प्रीमियम अकाउंट अलग से होता है, उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप जानते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसमें बनता है, 21 में, राइट। होल्डिंग कंपनी एज ए सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर द 21, ओके। लेकिन इसमें नोट कर लीजिए कि 11 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है, राइट। इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ओके। यहाँ पर क्या है, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाएगी इसके संबंध में किया गया है, राइट। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू द आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ईच। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पार्टनर था वो जा रहा है, तो पार्टनर जा रहा है तो उसकी पूंजी कहाँ दिखाई जाएगी, तो ये कैपिटल में, सॉरी ये लोन की तरह एक दिखाई जाएगी, राइट। एक लोन है उसको देना है, राइट। नॉन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप विद डिमांड। देखिए नॉन प्राइस और प्राइस जो ही आए ध्यान रखिए, पहला काम नॉन प्राइस एक होता है और एक प्राइस, ओके। प्राइस इफेक्ट लिख सकते हैं, प्राइस इफेक्ट, और यहाँ पे लिख लीजिए नॉन प्राइस इफेक्ट। नॉन प्राइस इफेक्ट तुरंत आए तो ये समझना है कि इसकी इंक्रीज और डिक्रीज की बात की जा रही है, राइट। और प्राइस इफेक्ट आ जाए तो ऐसे समझना है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन,
ओके की बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन जो ये वाला है, राइट। ये पहले ध्यान रखिए हमेशा। अब इसे सही कर लीजिए, नॉन प्राइस है तो इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस है एक्सटेंशन पहले। अब इससे क्या करेंगे, नेक्स्ट इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यदि इनकम इफेक्ट ज़्यादा राइज कर रहा है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे गिवन गुड्स होगा। मीन्स यदि देखिए इनकम इफेक्ट ज़्यादा आ जाए समझिए, तो गिवन गुड्स से रिलेटेड बात की जा रही है, राइट। गिवन गुड्स क्या है, निकृष्ट गुड्स। यदि आपके पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ वस्तु आप नहीं परचेज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज दैट सरसों का तेल खा रहे हैं और आप जानते हैं कि तिल का जो तेल होता है बहुत अच्छा होता है, या सूर्यमुखी का तेल बहुत अच्छा, सनफ्लावर तेल अच्छा होता है, तो जब आप धनी हो जाएंगे तो उसको नहीं खाएंगे। इसी की बात किया जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट जो है ग्रेटर हो जाता है कब, गिवन गुड्स के संबंध में, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव एंड कंसिस्टेंसी चॉइस। ये क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो जाएगा। ओके, तो दो चीजें मैं बताया है, इसको हमेशा ध्यान रख रहिए, नॉन प्राइस, प्राइस, तो आप बहुत कुछ चीजें क्लियर कर ले जाएंगे। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, आपको बता दूं, ये जब मैं सॉल्व कर रहा था आपको बता दूं, मुझे 2 घंटे लग गए, ये मैं कर ही नहीं पाया। अब पता नहीं कहाँ से आया है। देखिए है क्या ना कि ये दिया सही है, कुछ या तो इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है या कि 10 आ रहा है ऑप्शन इसका आंसर, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा था तो 10 मेरे से आ ही नहीं रहा, मेरे से 16 आ रहा है। ओके 16, और इसी में कंफ्यूजन है, राइट। तो आप लोगों से ये और ये क्वेश्चन 10 नंबर और 11 नंबर मैंने बहुत सर्च किया, इकोनॉमिक्स की अच्छी बुक देखा, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में आज गया था, तो आज लाइब्रेरी भी गया मैं, वहाँ भी देखा, वहाँ भी नहीं मिला, एक बुक से मिला, तो इसको सॉल्व कर रहा था तो इस पर फिर बैठ ही नहीं पा रहा था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 2 दिन 4 दिन बाद आई बटन पर मैं यहीं पे लगा दूंगा। ओके, आई बटन पे आप जा करके देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को 2 को छोड़े रहिए, इस बात की गारंटी समझिए कि निश्चित इसको सॉल्व मैं कर दूंगा। ओके, प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग कभी दोबारा पेपर अभी देख रहा हूँ मैं, अब ये इकोनॉमिक्स में जानते हैं, इकोनॉमिक्स में सवाल वाल कोई सॉल्व करता नहीं है, कहाँ हम लोग, आप खुद पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स में कौन सवाल सॉल्व करता है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें हमारी जो है स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे हो जाता है कि एक वीकनेस स्ट्रेंथ, तो ये वीकनेस है क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ के पास हो गए। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स में थ्योरी तो पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने लगा, लेकिन ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स का है। ओके, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, सॉरी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना गारंटी समझिए कि आज मुझे ये पता चला, सुबह मैं सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ाना है, मैं देखा, आज गया यूनिवर्सिटी भी देखा, कुछ ज़्यादा समझ मुझे नहीं आया। ओके, टाइम भी ज़्यादा नहीं था कि काफ़ी इवेल्युएशन भी हो रहा है, उस पर से नंबर भी, इंटरनल नंबर देना है सबको, स्टूडेंट को, तो सब बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए थोड़े से टाइम का अभाव भी था, तो इसलिए सॉल्व नहीं कर पाया। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप लोगों से गारंटी बोल रहे हैं कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो आई बटन पर आ करके दोबारा इसको देख लीजिएगा, नोट रखे रहिएगा। ओके, 1-2 दिन में निश्चित इसको मैं बना दूंगा, 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो, किस प्रकार से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्राइसिंग एबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज ए मोर कॉमन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कब मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस रखी जाती है, ये देखा जा रहा है, राइट। मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म्स फेस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, मीन्स जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है सिचुएशन में तब रखा जाता है। मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म्स वांट टू गेन पॉपुलरिटी टू द प्रोडक्ट्स हैविंग हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड, जब हाई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है तब इसको रखा जाता है। मार्केट वेयर सेलर्स रिले ऑन द कस्टमर हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द प्रेस्टिजियस कमोडिटी, इसको देखिए थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, बाजार जिसमें विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को पूर्ण प्रतिस्पर्धी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बाजार जिसमें विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान अपने उत्पादों की मांग की उच्च आय के कारण अपने उत्पादों को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। बाजार जहां विक्रेता किसी प्रतिष्ठित वस्तु के उपभोग करने संबंधी अपने ग्राहकों की उच्च प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। बाजार जिसमें विक्रय करने वाले प्रतिष्ठित परिपक्वता और संतृप्ति के चरण में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सही सी है कि क्या है, किस बाजार स्थिति में विद्यमान बाजार कीमत से अधिक मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसमें बाजार जहां विक्रेता किसी प्रतिष्ठित वस्तु के उपभोग संबंधी अपने ग्राहकों की उच्च प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जैसे आईफोन।
ओके, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। आईफोन में क्या होता है, प्रतिष्ठित गुड्स है। अब जानते हैं चाहे 1 लाख की जगह पे 1,10,000 का भी आ जाएगा तो भी लोग परचेज करने जाएंगे, तो इसलिए ये लोग कर सकते हैं। अर्थात तो लग्जरियस जो गुड्स होती हैं, जो प्रेस्टिजियस गुड्स होती हैं, उसको आप प्राइस कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। अब हिंदी आ गए हैं तो हिंदी ही देख लेते हैं इसमें। ओके, अच्छा ये बताइए, आप लोग अगर चाहते हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूँ, क्योंकि इसमें तो है ही, मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ। तो इसमें देखिए, सामान्य वितरण के संबंध, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी, माध्य माध्यिका बहुलक सदैव मेल खाते हैं, सही है। माध्य मूल्य के समाओं से 1.96 वितरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 99% होता है, नहीं 95% होता है, राइट, क्योंकि 5% के लिए है। सामान्य वक्रता के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सामान्य अंतरिक्ष के लिए संभावनाओं को दर्शाता है और सामान्य संभावना वितरण कुल क्षेत्रफल 1 है। तो आप जानते हैं कुल 1 माइनस, इस तरह से जब बनाएंगे इसे तो यहाँ जो +1 स्टार्ट होता है, सॉरी माइनस, और +1 तक जाता है। ओके, इसी की बात की जा रही है। माध्य और मानक विचलन के मूल्यों के प्रत्येक युग्म के वितरण का वक्र घंटेकार का और सममितीय होता है। तो जानते हैं घंटेकार का होता है, वेल शेप्ड कर्व, जैसे ये है। ओके, तो घंटा नहीं है ये, ओके, वेल शेप्ड कर्व घंटे की तरह, तो इसी को बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यदि x और y चरों के बीच अव्याख्यित विचरण 36 है तो चरों के बीच गुणांक का सहसंबंध गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखिए, अव्याख्यायित है ना, नॉट डिटरमाइंड। ओके, तो नॉट डिटरमाइंड के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे समझिए, 1 माइनस 36 जो दिया है ना वैसे, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ओके, और 64 का आप क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, ये आ जाएगा, राइट। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो इसको हटा दीजिएगा, ओके, तो भी आ जाएगा, राइट, क्योंकि इसका बेसिक फार्मूला जो है, ऐसे समझिए, बेसिक जो फार्मूला है 1 माइनस जो ये दिया है ना व्याख्यात r, ओके, तो इसको क्या करते हैं 1 माइनस 0.036 माइनस कर देते हैं, 0.64 आता है, 64 का 80 हो जाता है, राइट, इस टाइप से जब ऐसे कर रहेंगे तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से प्रतिदर्श समूहों के मध्य अंतर की मानक त्रुटि प्रतिदर्श। जैसे आप कहीं सैंपल लिए हैं, सैंपल की मानक त्रुटि आपको कैलकुलेट करना है, तो किससे कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखिए, इससे, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर n1 स्टैंडर्ड स्क्वायर n2 से, राइट। ये किसके लिए है, ये ऐसे समझिए, ये एक टेस्ट के लिए होता है, राइट, और अलग अलग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट, a researcher want to test the significance of difference between the average performance of the two small size sample। देखिए स्मॉल सैंपल है तो ये तो होना नहीं है, ओके, तो सबसे ज्यादा होना की संभावना टी टेस्ट है। आंख बंद करके जो ही स्मॉल साइज सैंपल आ जाए, ये मान करके चलिए कि 99% टी टेस्ट ही होगा, राइट, क्योंकि ये टी टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट है ही। ओके, व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, जानते हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, आप कैलकुलेट बाद में कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी टेस्ट, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इंडिकेट द करेक्ट कोड, कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन है, संगठनात्मक संस्कृति का अर्थ है व्यवहार, विश्वास, मूल्यों का समान प्रतिरूप जो संगठन के सदस्यों का समान स्वरूप होता है। ओके, ये है। नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत के अनुसार लोग नेता केवल समूह के सदस्यों की मांग के कारण ही होते हैं, नहीं, समूह के सदस्य केवल मांग के कारण नहीं होते हैं। ओके, आकस्मिकता के सिद्धांत की मस उससे आकस्मिक चीजें बनने लगती हैं कि आकस्मिक रूप से कोई जन्म ले लेता है, राइट, उसको कंटीजेंसी है वो। ओके, आकस्मिक, अचानक। समूह निर्णय केवल औपचारिक समितियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। और समूह निर्णय औपचारिक अनौपचारिक किस तरह से होता है, जैसे ग्रुप में डिसीजन लेना है तो इनफॉर्मल ग्रुप हो, फॉर्मल ग्रुप हो, कैसे भी आप ले सकते हैं, राइट। संवाद कार्य में ओम्बड्समैन एक व्यक्ति होता है जिसमें कर्मचारी मापकों की जांच करने तथा मूल्यवान और संवाद सूत्र प्रदान करने का कार्य सौंपता है। ओके, यहाँ पे ये केवल नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, केवल यही सही है। ओके, इसका मतलब 1 2 3 गलत है। देखिए ओम्बड्समैन समझ लीजिए, जैसे ओम्बड्समैन में होता है कि यदि कोई, जैसे बैंक में मान लीजिए कि कोई आप एप्लीकेशन दिए कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया या हमारे साथ सेवा नहीं किया गया बढ़िया से या हमारी फैसिलिटी नहीं दी गई, तो ओम्बड्समैन की स्थापना होती है।
तो उसका यही सब काम है। ओके, कि कर्मचारी जो मिसबिहेव किया है उसको चेक करना, राइट। उसी को बताया जाता है, ये सत्य है लेकिन और सब गलत है, राइट। संगठन एक बंद प्रणाली है जो अंदर प्रचलित होती है तथा बाह्य परिवेशों के साथ अंतःक्रिया करती है। नहीं, बंद प्रणाली नहीं है ये, दैट इज ओपन। ओके, इसलिए गलत है। प्रबंध के तंत्र के प्रबंधन तंत्र कर्मचारियों के मध्य अंतःक्रियाओं के आधार पर बाह्य परिवेश से प्राप्त परिणामों को सम्मिलित किया जाता है। ओके, ये भी क्या है, प्रबंध के तंत्र जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच में ये नहीं है, सिस्टम को देखा जाता है, राइट। जो चारों तरफ से सिस्टम बना हुआ है, सब सिस्टम बना हुआ है, उसको ध्यान रख के कहता है, इसलिए ये दोनों यार दोनों गलत है, राइट। नेक्स्ट है उपयोगिता सिद्धांत संहिता, व्हिसल ब्लोइंग, बहुलवादी समाज। उपयोगिता सिद्धांत, अब देखिए व्यवहार अभिनिर्देशक कथन, ये कोड है। ओके, व्यवहार कैसे हो तो कोड निर्धारित किया जाता है। अनैतिक कंपनी आचरणों के बारे में लोगों को सूचित करना, यह है व्हिसल ब्लोअर। वह समाज जिसमें विभिन्न हित समूह हैं। ओके, और ये हो जाएगा उपयोगिता सिद्धांत, ये योजनाओं का उनके परिणामों सहित मूल्यांकन। ओके, देखिए व्हिसल ब्लोअर ध्यान रखिए और सब चीजें थोड़ा कर ले जाएंगे। व्हिसल ब्लोअर में से ये होता है, जैसे 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें से एक गलत कोई कर रहा है तो उसी में से एक व्यक्ति जा करके किसी को बता देगा, गवर्नमेंट को, पत्रकार को या न्यायालय को, किसी को कि ये गलत कर रहे हैं। ओके, उसी को व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। और ये करप्शन दूर करने के सबसे, जैसे आप निबंध लिखेंगे तो ये व्हिसल ब्लोइंग हमेशा ध्यान रखिए, करप्शन दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत कौन बताएगा, गलत हो रहा है सही हो रहा है, जो उसके साथ काम कर रहा है। ओके, वही तो बताएगा कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो इसलिए, और तो डर रहता है उसको कि हो सकता है कोई कहे कि कहाँ बता दिए, तो इसलिए उसकी सुरक्षा देने की बात आती है कि न्यायालय हर बार कोशिश करता है कि उसे सुरक्षा दिया जाए जो बताया है इस बात को। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो प्लानिंग किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ देखा जाता है डायग्नोसिस द अपॉर्चुनिटी, establishing objective, identify and comparing alternatives, formulating derivatives plan, choosing and alternatives। ओके, तो यहाँ पर किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, यहाँ पे डायग्नोस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट पे, स्टेब्लिश 3, आइडेंटिफाई 3, यहाँ पे देखिए चूजिंग अल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेट, यहाँ पे हो जाएगा 4 पे, ये 5 पे। ओके, क्योंकि निर्माण करना लास्ट में फॉर्मुलेटिंग आती है। ओके, और चूजिंग अल्टरनेटिव्स, तो अल्टरनेटिव से तो अल्टरनेटिव चूज करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स करेंगे, अल्टरनेटिव चूज करेंगे, इसलिए ये एक सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। क्रिएटिंग द कंपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्ट फ्रॉम ए फर्म वेबसाइट, यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि कोई वेबसाइट पर जा करके, जैसे आईफोन है, आईफोन को डायरेक्ट जा करके आप उसकी वेबसाइट से परचेज कर लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। ओके, द सेल्फ इमेज कुड बी एन इंडिविजुअल so perceived image and actual image based on how other perceive the individuals। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सेल्फ हमारी इमेज होती है वो परसीव्ड करती है इमेज एक्चुअल इमेज से, कौन कैसे, जो आप व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, राइट। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स, ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड गवर्नमेंट, डिजाइनर वेयर, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स आर बॉट ड्यू टू सेल्फ इमेज and demographic variables like income may not be important in purchase decision for these products। अपनी छवि किसी व्यक्ति को अपनी बोधित छवि हो सकती है और वास्तविक छवि उस तथ्य पर आधारित होती है जो दूसरे व्यक्ति उसे मानते हैं। तो सही बात है, जो परसू दूसरा व्यक्ति करेगा। और क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, बने हुए बस, डिजाइनर, सौंदर्य प्रसाधन और इस क्षेत्र में इत्र जैसे काफी सारे उत्पाद स्व की छवि के कारण खरीदे जाते हैं। आय जैसे जनस्य के विचार इन उत्पादों को निर्णय में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। सही है, दोनों कथन सही है, क्योंकि स्वयं छवि होता है जो दूसरा सोचता है वैसे ही आपकी छवि बनी जाती है कि हम कैसे हैं, दूसरा बताएगा तो माना जाएगा कि मैं अच्छा हूँ। और ये सब चीजें आप डिजाइनर वेयर कपड़ा पहनना बहुत अच्छा, क्यों, अपनी छवि को चमकाने के लिए कर रहे होते हैं। ओके, तो इसी की बात की जा रही है, और उसमें आय इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ देखिए बहुत कम गरीब लोग भी होते हैं, वो बहुत अच्छा पहनना चाहते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी छवि अच्छी दिखे। ओके, इसलिए तो ये दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर मीडिया उडिया से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मीडिया वर्ग में क्या क्या आता है, देखिए मीडिया वर्ग में आता है पत्रकारिता, टीवी या टीवी रेडियो, मीन्स मैगजीन भी आ सकता है, टीवी भी आ सकती है, रेडियो भी आ सकती है। मीडिया वाहन, मीडिया वाहन मीन्स कि कौन कौन सी चीजें चलती हैं, तो यहाँ पर है टाइम्स ऑफ इंडिया, टीवी सीरियल, भाभी जी घर पर हैं। ओके, मीडिया विकल्प
प्राइम टाइम, होंडा सिटी, पूरे पृष्ठ का विज्ञापन, अनुसूची और समय निर्धारण, विमान उड़ाने, स्पंदन। ओके, तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषित प्रकारों के समेकन में शीर्ष प्रबंधन के समक्ष, शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में विक्रय के लाइन प्रकार, लाइन प्रकार के साथ उत्पादन प्रबंधन किस प्रकार से विपणन संगठन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश देखेंगे और थोड़ा इजी समझ में आएगा। ओके, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को हिंदी कम समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पर इन इंटीग्रेशन स्पेशलिटी फंक्शन प्रोडक्शन, तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन पर देख लीजिए। लाइन फंक्शन तुम्हें बताया था हमेशा कि फंक्शनल और लाइन ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है। अगर फंक्शनल मैनेजमेंट और लाइन फंक्शनल को ध्यान में रखा जाएगा तब देखिए मैट्रिक्स बनाता है। ओके, इसी से आप सही कर सकते थे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फंक्शनल नहीं प्रोजेक्ट लिख दिया जाता है, प्रोजेक्ट, तो भी सही हो जाता है। राइट, ये भी ध्यान रख रही है। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो भी लाइन फंक्शन के साथ टैली कर जाता है। राइट, तो इस बात को ध्यान रख रहिएगा क्योंकि वो दोनों को मिक्स करके मैट्रिक्स बनता ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद शेयरहोल्डर्स एंड अमाउंट टू बी रिटेन इन द फर्म। देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिविडेंड पॉलिसी में होता ही क्या है, कितना पे आउट करना है, कितना रिटेन करेंगे, उसी के निर्णय है। राइट, तो सही बात है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म हैज टू इफेक्ट ऑन द बोथ ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड द वेल्थ ऑफ शेयरहोल्डर्स। तो निश्चित रूप से वेल्थ और लॉन्ग टर्म के दोनों को प्रभावित करती हैं, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। राइट, इसका सही एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रख रहिएगा डिविडेंड डिसीजन होता है किसके किसके लिए है, दो चीजें, फर्स्ट पे आउट रेशियो के लिए और सेकेंड रिटेन्ड अर्निंग के लिए। ओके, इसी में डिसाइड किया था, वही डिसीजन से दोनों के बीच में क्या करें, पे आउट ज़्यादा रखें, रिटर्न ज़्यादा करें, बस। नेक्स्ट एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जस्ट इन टाइम, आउटसोर्स सिस्टम, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। देखिए इसको देख लीजिए एक एक करके, इस साइड से देखेंगे तो सबसे जो देखिए ये भी ध्यान रख रही है, अगर टाइम कभी कम पड़ने लगे, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि कभी कोई मुझे टाइम नहीं कम पड़ता था, इस बात को ध्यान रख रहे हैं। मैं नेट जा रहा हुआ कभी टाइम, क्योंकि मेरी स्पीड देख रहे होंगे, मैं वैसे ही सॉल्व करता था क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी, क्योंकि इसलिए देख रहे होंगे कोई भी आप क्लास देखिए, भले ही 2 घंटे का पेपर होगा लेकिन मैं 1 घंटा में सॉल्व कर देता हूँ, 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि ये हमारी हैबिट बना हुआ है। ओके, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी, इसलिए जब टाइम कम पड़े तो इसको मत पढ़िए, इसको पढ़िए। ओके, जो ज़्यादा वाला एक्सप्लेन कर रहा हो तो आप इससे पकड़ ले जाएंगे। जैसे डेवलपिंग एंसिलरी यूनिट्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एंड सप्लाइंग पार्ट्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो सप्लाइंग पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को कौन करता है, आउटसोर्सिंग सिस्टम करता है। राइट, आउटसोर्स सिस्टम के द्वारा ये सब चीज़ें हम मंगा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है इनेबल्स ए कंपनी टू इजीली ट्रैक लार्ज आइटम ऑफ इन्वेंट्री। तो इजीली ट्रैक किया जा सकता है क्या, कंप्यूटराइज से। अब जानते हैं इजीली ट्रैक कर देंगे कंप्यूटर से। राइट, कंप्यूटर रहेगा जल्दी ट्रैक होगा कोई चीज़ें। इट एलिमिनेट्स द नेसेसिटी टू कैरिंग लार्ज इन्वेंट्रीज एंड सेफ कैरिंग कॉस्ट। तो लार्ज इन्वेंट्री न रखना पड़े, ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट मीन्स रखने की लागत, जिसे 2 महीने रख दिए, मान लीजिए कोई वस्तु रॉ मटेरियल खरीद के 2 महीने रख दिए तो कॉस्ट चली गई ना। 2 महीना अगर पैसा रहता तो ज़्यादा यूज करते, दूसरी जगह करते तो कैरिंग कॉस्ट ना आती। किस लिए, जस्ट इन टाइम के लिए होता है। राइट, जस्ट इन टाइम, जो ही आवश्यकता पड़े तुरंत खरीदिए। इसका मतलब यही है, जो ही आवश्यकता, आज आवश्यकता पड़ेगी आज कर देंगे, कल आवश्यकता पड़ेगी कल कर देंगे, रॉ मटेरियल पहले से खरीद नहीं रखेंगे। ओके, टेंड्स टू मेजर्स द सिग्निफिकेंस टू ईच आइटम टू इन्वेंटरीज इन द टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूएबल। तो एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल मीन्स जो सबसे महंगा होगा उसको पहले कंट्रोल करेंगे, जो सस्ता होगा उसको बाद में करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के छोटा सा, मतलब बरसात होने आने वाली है तो सबसे पहले कौन सी इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री 3 प्रकार की बाहर है खुले आसमान के नीचे, तो सबसे पहले कौन सा लाएंगे, जो सबसे महंगी होगी। ओके, तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, टेंड टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच आइटम इन्वेंटरीज टू एड वैल्यू। वैल्यू के आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं किसको हमको कंट्रोल करना है। राइट, नेक्स्ट है इन सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्ट कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड। किसके होता है, रिस्क रेट्स होता है, हमेशा ध्यान रख रही है। कोई भी रिस्क रेट, और ये कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो आपसे कभी पूछा जाए कि ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कौन होती हैं, तो आपको क्या बताएंगे,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उसी से किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब चीज़ें नहीं है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जानते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो इंटरनल रेट जो एनपीवी के मूल्य को जीरो कर देता है, ऐसा रेट जो एनपीवी के मूल्य को जीरो कर देता है या प्रोजेक्ट के मूल्य को जीरो करता है, दैट इज रेट है। हर्डल रेट क्या है, जो जिस कॉस्ट पर कोई प्रतिभूति दी जा रही है कि आप इस परसेंटेज में दीजिए, वही हर्डल रेट है, राइट। अब यहाँ देखिए, द पर्सनल लेवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लेवरेज। पर्सनल लेवरेज को कॉर्पोरेट लेवरेज से कौन दूर सकता था, एमी मॉडल, राइट। मोदी गिलानी एंड मिलर, ध्यान रख रही है, एनवाई नहीं, वो लाइन हमेशा ध्यान रख रही है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, फोरकास्टिंग, इन्वेंटरिंग, एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स, प्लानिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन होगा, फोरकास्टिंग में क्या होगा, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। ओके, इन्वेंटरिंग में ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट, एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम में प्रोजेक्टिंग प्रेजेंट रिसोर्स इन फ्यूचर, एंड प्लानिंग प्रोग्राम्स में डेवलपिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच काउंसिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट इंडिया 1966 प्रमोट सेफ्टी कॉन्शियस एमंग वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। कॉन्शियस के लिए कौन सा, तो सेफ्टी है, तो सेफ्टी आप इसे सही कर सकते हैं, राइट। जो सेफ्टी वाला है सेफ्टी से है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव इज एप्लीकेशन, तो सही बात है, ये रिक्रूटमेंट के पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि सभी को बुलाया जाता है, जो इच्छुक हों, जो एलिजिबल हों, आके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, इसलिए पॉजिटिव है। सिलेक्टिंग नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आप सिलेक्ट करके हटा रहे हैं लोगों को, तो पहले बुला रहे थे तो पॉजिटिव चीज़ है, हटा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया ना, इसीलिए। तो रिक्रूटमेंट एम टू इंक्रीजिंग जॉब सीकर्स, जो जॉब चाहते हैं उनके लिए। सिलेक्शन रिजेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स उनको हटाना, तो इसीलिए नेगेटिव है। ये दोनों ऐसा रीजनिंग सही है, उसी कारण से कहा जाता है। सोशल असिस्टेंट सामाजिक सहायता, सोशल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए तो यहाँ पर क्या है, सोशल असिस्टेंट, यहाँ पर क्या, पेबल टू वर्कर्स इन एक्सीडेंट ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग एम्प्लॉयज, कवर्स इंडिविजुअल रिस्क, पेनल्टी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स। तो ये सोशल असिस्टेंस क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट। ओके, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होता है, मातृत्व लाभ। ओके, सोशल में क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड। कमर्शियल इंश्योरेंस किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कवर्स इंडिविजुअल रिस्क। और वर्क कंपनसेशन पेबल टू वर्कर्स एक्सीडेंट, तो जानते हैं कंपनसेशन कब दिया जाएगा, जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप इससे D7 कर सकते हैं। फिर कमर्शियल इंश्योरेंस क्या है, कवर्स इंडिविजुअल रिस्क की प्रीमियरली, तो आप इससे सही कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है, अब ये तो जानते हैं IFCI 1948 में हो जाएगा, सिडबी 1990 में हो जाएगा, नाबार्ड 1982 में, एग्जिम बैंक 1981 में। ओके, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। विथ व्यू टू इनकरेज न्यूअर क्लासेज ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड ब्रिंग अबाउट वाइडर डिस्पर्सन। अब देखिए यहाँ पे हिंदी पढ़ लीजिए, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, हिंदी पढ़ लेंगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व नियंत्रण के अधिक छितराव लाने के उद्देश्य से लघु तथा नए उद्यमियों द्वारा बनाई गई परियोजना में क्षमता दान के अनुपूरण के लिए IDBI एक विशेष योजना संचालित करता है। इस योजना का नाम क्या है, ये बुज ओके सीडिंग कैपिटल। ओके, तो सीडिंग कैपिटल कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी UTI का उद्देश्य नहीं है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, इसका स्थापना हुआ था UTI का 1 फरवरी 1964। यहाँ पर क्या, बड़ी संख्या में चुनिंदा कंपनियों के शेयर प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व के लिए सभी को अवसर पर देना, सही बात है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बेसिकली ऐसे समझिए, इसको म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स या SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। ओके, बीमा संबंध बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर लोक बचतों से अधिकतम करना। ओके, तो बीमा नहीं है ये आगे इसीलिए गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, एकीकृत बचतों को उत्पादक साधनों को में लगाना, सही बात है, बचत को लाना और उत्पादन में पड़ोसों में यूज करना। बचतकर्ताओं को निवेशक सुरक्षा, तरलता, लाभप्रदता के 13 लाभों को पेशकश कर समुदाय को बचत को जुटाना। ओके, तो ये सब सही है, ये बीमा संबंध बचत नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है। मैं बता ना, पहले ये म्यूचुअल फंड SIP की केवल बात करेगा उसी को। ओके,
निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत आईएफसीआई वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के लिए उपकरण की खरीद, मशीनरी उपकरण उपयोगकर्ता का भुगतान करने करता है तथा इसके बाद उसी लागत पर उपकरणों को वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के उपकरण की पुनर्बिक्री उसका हस्तांतरण करता है, जो कि तथापि करों तथा अन्य उद्ग्रहणों के अधीन होता है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ता औद्योगिक कंपनी के खाते में वसूल किया जाता है। ओके, उपकरण साख योजना, उपकरण अधिप्राप्ति योजना, उपकरण वित्त योजना, उपकरण पट्टा दिए जाने की योजना, राइट। तो यहाँ क्या है, प्रोक्योरमेंट, इसको क्या कहता है, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, ओके, योजना कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आईबीआरडी। आप जानते हैं आईबीआरडी की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हो जाएगा। ओके, आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय बैंक फाइनेंस में बताया था 56, और जो ही ये आईडीए हो जाता है, आईडीए, ये तो आईएफसी है। ओके, और मान लीजिए आईडीए आ जाता है तुरंत, तो मैं बताया था एक बार कि पहले फाइनेंस दिया जाएगा उसका विकास होगा, तो 1960 हो जाता है, राइट। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक 96, भारतीय नेता बैंक जो पहले देखिए इससे पहले आया ही था 1981, एग्जिम बैंक। ओके, इसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी सतत कृषि अवसरों में वृद्धि करने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा में सुरक्षा सुधार करने तथा सूक्ष्म वित्त कारोबारी ग्राहकों के वित्त पोषण की सुलभता में वृद्धि करने में योगदान करता है। आईएफसी ने विकास लक्ष्यों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, राइट। आईएफसी जो होता है वो वित्त पोषण सुलभता वृद्धि करता है ग्राहकों कारोबारी के लिए, और आपसे विकास लक्ष्यों के एक समूह पर केंद्रित ध्यान करता है जो सुनिश्चित किया जाता है कि इसकी परियोजना द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा की जाती है, राइट। तो यहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आई थिंक क्लास आपको पसंद आया होगा। आप, आई होप कि आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। 2 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया हूँ, उसको मैं नेक्स्ट जब भी कभी उसको टाइम मिलता है मैं सॉल्व करता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं इसको आई बटन पर लगा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।